हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय। हमारे अध्याय का नाम है काहिरा से गुजरते हुए। तो बच्चों, यात्रा वृत्तांत लेखन विधा का प्रमुख रूप है। इसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों का वर्णन बहुत ही जीवंत और रचनात्मक रूप से करता है। यहाँ पाठ में आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की उस यात्रा का वर्णन है जब विदेश की यात्रा कर रहे थे वे। इस यात्रा के दौरान वे मिस्र देश की राजधानी काहिरा से भी गुजरे थे। आइए पढ़ते हैं कि वहां उन्होंने क्या क्या देखा। तो आइए हम भी जाने कि उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा। तो आधुनिक मिस्र की राजधानी काहिरा जैसे और भी कई सुंदर शहर है। नील नदी के आंचल में पिरामिडों की छत्र छाया में बसे इस शहर की जलवायु बहुत सुखद है। सुंदर सड़कें, आकर्षक वन आदि विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित यानी कि अपनी ओर खींच लेते हैं। किंतु स्वेज नहर को पार करने वाले कितने कम भाग्यशाली लोग होंगे जो वहां से गुजरते हुए काहिरा गए होंगे। 16 जनवरी 1935 को रात्रि 9 बजे हम स्वेज में थे। समुद्र के किनारे से काफी दूर जहाज का लंगर डाला गया, अतः हमें फेरी द्वारा किनारे पर पहुंचना पड़ा। चांदनी रात थी। समुद्र का पानी चंद्रमा की रोशनी से चमक रहा था। हमारे चारों ओर स्वेज नहर की तथा बंदरगाह की लाइटें चमक रही थी, जिनकी परछाई समुद्र में नाच रही थी। कस्टम बैरियर पार करके हम कार में बैठे जो हमें काहिरा ले गई। शीघ्र यानी कि जल्दी ही शहर से निकलकर हम रेगिस्तान पहुंच गए जो उत्तर दिशा में था। सारा रास्ता शांत था। दोनों ओर अंतहीन रेत फैली थी। सड़क सीधी थी और आकाश से चांद की पीली पीली चांदनी छिटक रही थी। मध्य रात्रि में हम काहिरा पहुंचे। रात के सन्नाटे में काहिरा में रोशनी से चमकती सड़कें और सीधे खड़े भवन जादुई दिखाई दे रहे थे, यानी कि ऐसा जादू का अनुभव हो रहा था हमें। अगली सुबह हम पिरामिड देखने गए। ठंडी हवा चल रही थी। चीर कर रख देने वाली हवा से निकलकर हम नील घाटी पार कर विश्व प्रसिद्ध पिरामिडों तक पहुंचे जो प्रातःकालीन सूर्य की यानी कि सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। हम ठीक उनके नीचे पहुंचे और ऊपर गर्दन उठाकर देखने लगे। यही वे पत्थर के स्मारक थे जिन्होंने नेपोलियन जैसे योद्धा की कल्पना को ललकारा था। फ्रांसीसी राजा ने अपनी सेनाएं ठीक इनके नीचे लाकर खड़ी कर दी थी और अपने थके हारे सैनिकों को यह कहकर प्रोत्साहित किया था कि 5000 वर्ष झुककर इनकी ओर देख रहे हैं। हम पिरामिड के चारों ओर घूमे और खंडहरों के अंदर बाहर घूमते हुए सोचने लगे कि ये पिरामिड हमें क्या सिखाते हैं। हाँ, हमें भी प्रेरणा का आभास हुआ, यानी कि महसूस हुआ हमें कि कुछ प्रेरणा मिल रही है। उन दैत्याकार पिरामिडों के सामने फैले अनंत रेगिस्तान में खड़े होकर मनुष्य की शक्ति और आत्मा की अनंतता यानी कि जिसका अंत नहीं, अनंतता का आभास होता है। इन इमारतों के शिल्पकारों ने समय को हरा दिया है। उन्होंने स्वयं को पत्थरों में सदा के लिए जिंदा कर दिया। पिरामिडों के समीप ही शाश्वत पहेली बुझाते स्फिंक्स है। पत्थरों का अद्भुत कार्य बोलते हुए सूर्य को देखकर खोजती आंखें आखिर क्या संदेश देते हैं। एक गाइड ने व्याख्या की कि प्राचीन मिस्रवासी सूर्य देवता के पुजारी थे। अंततः स्फिंक्स या सूर्य के सूचक हैं या सूर्य पूजा के प्रतिनिधि हैं, किंतु वास्तविकता कौन जाने। स्फिंक्स के सिर पर एक चिड़िया स्थिर बैठी थी। गाइड ने यह स्फिंक्स की आत्मा है बताते हुए हमारी कल्पना को झिंझोड़ा। प्रत्येक प्रातः यह इनसे मिलने आती है। अधिक पास से देखने पर हमें महसूस हुआ कि स्फिंक्स की नाक उड़ चुकी है। हमने सोचा यह भी एक पहेली है, किंतु गाइड ने हमें कुछ सोचने का मौका ना दिया। नेपोलियन की कैनन बाल ने यह सब किया है, एक गाइड ने बताया। नेपोलियन का संबंध पिरामिड से तो था ही, अतः हम इस बात से भी आश्वस्त हो गए। आश्वस्त यानी कि हम शांत हो गए थे। हम स्फिंक्स को छोड़ पिरामिडों की ओर मुड़े। हमारे गाइड ने पूछा, क्या आप पिरामिड के ऊपर तक जाना चाहेंगे? हमारा उत्तर था, नहीं, हमारे पास समय कम है, धन्यवाद। उसने बताया, यहाँ एक आदमी ऐसा है जो केवल 8 मिनट में ऊपर जाकर नीचे आ सकता है। हमने सोचा यह हमें ठगना चाह रहा है, अतः हमने इनकार कर दिया कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें इसमें। इन सब की अपेक्षा हमने सबसे बड़े पिरामिड को घूम घाम कर देखना उचित समझा। वह अधिक कठिन कार्य नहीं था। पिरामिड के नीचे एक बड़े कमरे की ओर जाने वाला तंग रास्ता बिजली द्वारा प्रकाशित था। केवल हाल तक पहुंचते हमारी पीठ दुख गई, क्योंकि जब हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो हमें लगातार झुककर चलना था। पिरामिड 450 फीट की ऊंचाई पर था और हाल तक पहुंचने के लिए हमें इसकी आधी चढ़ाई करनी पड़ी। पुराने राजाओं की मम्मी को यहाँ संभाल कर रखा जाता था। अब यह हाल खाली था क्योंकि मम्मियों को संग्रहालयों यहाँ पर पुरानी चीजों को रखा जाता है, संग्रहालयों में पहुंचाया जा चुका था। एक और छोटा कमरा भी था जहाँ रानियों की मम्मी रखी जाती थी। मम्मियाँ जानते हैं ना आप क्या होता है?
पुराने जो शरीर होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता है जिससे वो सुरक्षित रहती हैं। उन्हें मम्मी कहा जाता है। गिजा की पिरामिड जहाँ स्फिंक्स भी है, काहिरा से लगभग 9 मील की दूरी पर है। कुल मिलाकर 9 पिरामिड हैं, 3 बड़े और 6 छोटे बड़े पिरामिड तो सही सलामत स्थिति में है। केवल कुछ जगहों पर कोटिंग उखड़ गई है। काहिरा से बहुत दूरी पर पिरामिडों का एक और समूह भी है जो 20 मील दूर प्राचीन शहर मेम्फिस के निकट है, जहाँ मिस्र के प्राचीन राजाओं की मूर्तियां भी विद्यमान है। काहिरा का प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय भी पिरामिडों से कम दिलचस्प नहीं है। इस संग्रहालय में मिस्र भर में मिली वस्तुएं एकत्रित की गई हैं। इस संग्रहालय का सबसे आकर्षक हिस्सा वह है जहाँ तुतेन खामेन के मकबरे से मिली वस्तुएं रखी गई हैं जो ऊपरी मिस्र के लक्सर क्षेत्र में स्थित है। लक्सर से मिले खजाने का जो कि संग्रहालय में रखा है वर्णन करना असंभव है और एक दो बार वहां जाकर देख पाना भी पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक कदम पर प्राचीन मिस्र वासियों द्वारा 2000 ईसा पूर्व से भी पुराने समय में अर्जित कला व सभ्यता को देख व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है। कला के नमूने आज भी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे अभी अभी बने हैं और उस कलाकारी के साथ साथ इनको संभाल कर रखने की कला भी प्रभावित करती है, जिसकी वजह से समय का उन पर कोई असर नहीं हुआ है। मिस्र की तुलना में भारत भी अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पर गर्व कर सकता है, किंतु यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हम उन लोगों की भांति अपनी कला व सभ्यता के नमूनों को संभाल पाने में अक्षम रहे। मेरे विचार से वैसे भी हम लोग जीवन के भौतिक पक्ष कला और कलाकारियों को मिस्र वासियों की भांति विकसित नहीं कर पाए। हमारा जोर सभ्यता की अपेक्षा संस्कृति पर अधिक रहा। जीवन के भौतिक पक्ष की अपेक्षा बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्ष पर हमने अधिक बल दिया। आध्यात्मिक का अर्थ होता है बच्चों आत्मा से संबंध रखने वाला। ठीक है, तो इसमें हमें कई लाभ भी प्राप्त हुए और कई हानियां भी हुई। अपनी इच्छा विचार शक्ति के कारण हम मानसिक रूप से तो आक्रमण करने वालों से प्रभावित नहीं हुए, यद्यपि भौतिक रूप में कुछ करने के लिए हम गायब से हो गए। धीरे धीरे हमने आक्रमण करने वालों को अपने आप में मिला लिया, यानी कि हमने उनको अपने रंग में रंग लिया। जबकि प्राचीन मिस्र के लोग अरब हमलावरों के सामने झुक गए और पूरी तरह समाप्त हो गए। फिलहाल भारत केवल भौतिक रूप से ही कमजोर नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी दुर्बल हो चुका है। यदि हम फिर से अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं तो हमें दोनों क्षेत्रों में एक साथ उन्नति करनी होगी। फिर से वर्णन पर आता हूँ। सुबह के समय सैर सपाटा कर लेने के बाद दोपहर में हमने शहर के अंदर दर्शनीय स्थलों की सैर की। काहिरा में मस्जिद और मकबरों की भरमार है और बहुत सा पुराना इतिहास में दबा पड़ा है। प्रत्येक मस्जिद की अपनी सुंदरता और अपनी कहानी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाइबल के संदर्भ वाले दृश्य यहाँ उपस्थित हैं, किंतु इनमें कितनी असलियत है कहना कठिन है। उदाहरण के लिए विशाल सिटाडेल, काहिरा का प्राचीनतम किला। मैं गाइड ने मुझे एक बहुत गहरा कुआं दिखाया और बताया कि वह जोसेफ का किला है। काहिरा का सबसे आकर्षक स्थल सिटाडेल है, जहाँ से पूरे काहिरा शहर का दृश्य देखा जा सकता है। सुल्तान हसन का मकबरा, नीली मस्जिद, अल अजहर विश्वविद्यालय आदि कुछ दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। पुराने मिस्र को देख लेने के बाद आधुनिक मिस्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक था। आधुनिक काहिरा शहर सुंदर शहर है और व्यक्ति उसकी प्रशंसा के बिना नहीं रह सकता। काहिरा में पूरा व्यस्त दिन व्यतीत करने के पश्चात हम लोग गाड़ी से पोर्ट सईद के लिए रवाना हुए ताकि अपना जहाज पकड़ सकें। रात्रि 11 बजे हम अपने जहाज पर थे। 1 घंटे में वह चल पड़ा। मध्य सागर के प्रवेश में हमने फ्रांसीसी इंजीनियर लेसेप की मूर्ति देखी जिसने सुएज नहर का निर्माण किया था। जल्द ही हम समुद्र के मध्य पहुंच गए। लहरों के बढ़ने के साथ साथ पोर्ट सईद की रोशनी धीमी से धीमी होती चली गई। तो बच्चों, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया यह अध्याय जिसमें काहिरा का वर्णन उन्होंने किया है। चलिए अब अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किसे भाग्यशाली कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं को भाग्यशाली कहा है क्योंकि उन्हें काहिरा जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं कीजिए। लिखित अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस समय की यात्रा का वर्णन किया है? किस समय की यात्रा का वर्णन किया है? तो आपने बताना है कि उन्होंने किस समय ये यात्रा की थी। तो ये यात्रा 16 जनवरी 1935 को उन्होंने की थी। ठीक है, तो अभी चारों विकल्पों में से देखिए 16 जनवरी 1935 यानी कि आपका सी वाला विकल्प सही है। बाकी के विकल्प इसी प्रकार ढूंढिए। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। स्विक्स बैरियर पार करके हम कार में बैठे जो हमें कहाँ लेगी? काहिरा ले गई। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं पूर्ण कीजिए।
अगला प्रश्न, सही गलत का निशान लगाना है। स्विक्स के सिर पर एक चील स्थिर बैठी थी, इस पर गलत का निशान लगाइए और इसी प्रकार बाकी के सही गलत के निशान स्वयं लगाइए। अगला प्रश्न है, इसमें गद्यांश दिया गया है, ठीक है। इस गद्यांश को आपने 2-3 बार पढ़ना है, ये पाठ का ही अंश है, ठीक है। और इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं, जो चारों प्रश्न आपको इसी गद्यांश में से मिलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पिरामिड हमें क्या सिखाते हैं? पिरामिड हमें सिखाते हैं स्थिर रहकर किस तरह आकर्षक का केंद्र बना जा सकता है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान, आधुनिक युग में सांस्कृतिक धरोहर का क्या महत्व है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही हमें इतिहास के बारे में बताती है। हमारे आगे वाली पीढ़ी तभी समझ पाएगी इतिहास को जब ये सांस्कृतिक धरोहर सहेज कर रखी जाएंगी। आइए भाषा की बात। प्रश्न आ रहा है इसमें बच्चों, निम्नलिखित नाम धातु क्रियाओं से वाक्य बनाइए। अपनाना, हमें हर किसी के व्यवहार को अपनाना चाहिए। इसी प्रकार बाकी का वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिए। ख प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में नाम धातु और प्रेरणार्थक क्रिया के वाक्य छाटिए, ठीक है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, खटखटा रहा, ये नाम धातु क्रिया है इसमें। इसी प्रकार बाकी के क्रिया स्वयं छाटिए। विषय संवर्धक गतिविधियों में बच्चों आपको करना है, किसी समुद्र तटीय प्रदेश की यात्रा विषय पर निम्नलिखित विचार बिंदुओं की सहायता से संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। बिंदु हैं, यात्रा का आयोजन, समुद्र तटीय प्रवेश का सौंदर्य, समुद्र में स्टीमर या नौका द्वारा भ्रमण, आनंद और सुख की अनुभूति। इन पर आप एक अनुच्छेद लिखिएगा। छुट्टियों में आप दार्जिलिंग या किसी अन्य पर्वतीय स्थान की यात्रा पर गए थे, यहाँ बिताए दिनों का वर्णन आपने अपनी डायरी में लिखा है, इसे पढ़कर कक्षा में सुनाइए। और अगला कार्य करेंगे, आप कक्षा में भाषण वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। इसके लिए नीचे लिखे विषयों में से किसी विषय का चुनाव कीजिए, जैसे कि यात्राएं ज्ञानवर्धन में सहायक होती हैं, यात्राएं जीवन की निरस्ता दूर करती हैं और यात्राओं से जोखिम उठाने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी विषय आप चुनिएगा। आइए लेखक परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 1897 को हुआ और इनकी मृत्यु 1945 को। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और आज़ाद भारत की पहली सरकार बनाई। उनके दिए गए नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, आज भी प्रेरणा जगाते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन उन्होंने लगभग 90 साल पहले बंगाल के आनंद बाजार पत्रिका समाचार पत्र के लिए लिखा था। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से आपने भी काहिरा की यात्रा कर ली, वहाँ के पिरामिडों के बारे में जाना है, ठीक है। तो कभी भी अवसर मिले अगर आपको वहाँ जाने का, तो ऐसी यात्राएं ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आपके आगे के लिए काम आ सकती है। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।